नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 12 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा उथल पुथल का दौर, सेकंड है संविधान की दृष्टि, थर्ड अधिकारों का निराधरण, और फोर्थ टॉपिक है राज्य की शक्तियाँ, और पांचवा है हमारा राष्ट्र की भाषा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए चैप्टर शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते थे वो इसे हाईलाइट किया गया है, आप देख सकते हैं। और सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और 2 बार 3 बार इसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। और भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। और इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुई गहन परिचर्चा को जानेंगे। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चित्र 12.1 से आता है निकलकर। दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। आप चित्र में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे फर्स्ट बार। तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 1949 में। तो याद रखिएगा, दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संविधान सभा पर के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 दिन बैठकों में गए थे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिसमें 165 दिन बैठकों में गए थे। तो इस चैप्टर का पहला हमारा टॉपिक है उथल पुथल का दौर, और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे हम कवर कर रहे हैं। तो हमारा पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि रॉयल इंडियन नेवी के सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। इसे याद रखिएगा। आप चित्र 12.3 में देख सकते हैं, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा पॉइंट है संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। यह 1945 और 46 के सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे, और इसके पश्चात भारतीय संसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। और संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही थे। आप चित्र 12.4 में देख सकते हैं संविधान सभा का अधिवेशन, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं एवं दूसरे स्थान पर बैठे हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुख्य आवाज़ें। तो संविधान सभा में 300 सदस्य थे, इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, और इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नेहरू के द्वारा। तो याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, और उन्होंने यही प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टी का तिरंगा झंडा होगा, और जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ब्रिटिश शासन के दौरान अंबेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे।
परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा, इसे दिया गया था अंबेडकर को। और इस भूमिका में उन्होंने संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया और उनके साथ दो अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के थे के मुंशी और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अंबेडकर। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है BN राव। तो BN राव भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पर तैयार किए थे। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा VN राव को। और उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। और दूसरे अधिकारी SN मुखर्जी थे और उनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही है। अगला हमारा पॉइंट है अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि संविधान सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी किसके पास थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अंबेडकर के पास। तो याद रखिएगा, अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करने की जिम्मेदारी थी और इस काम में कुल लगभग 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। अगला हमारा पॉइंट है चित्र 12.5 से BR अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। आप चित्र में देख सकते हैं। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था? तो इसका आंसर होगा BR अम्बेडकर के द्वारा। अगला हमारा टॉपिक है संविधान की दृष्टि और इसमें से जो पॉइंट इंपॉर्टेंट बन रहा वो आपको बताया जा रहा। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो ये वाला पॉइंट आपको पहले ही बताया गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो अगला इसमें पॉइंट बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। और इस प्रस्ताव में स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था और इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। और इसी उनके भाषण के द्वारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है वो आपको बताया जा रहा। तो जब उस संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी कि जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा पॉइंट है लोगों की इच्छा। तो 1946-47 के जाड़ों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन तो चला रही थी परंतु उसे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ता था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि संविधान सभा में किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का शासन चल रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन चला रही थी। आप चित्र 12.6 में देख सकते हैं अंतरिम सरकार के सदस्य। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चित्र 12.7 से। आप चित्र 12.7 में देख सकते हैं एडविन मॉन्टेग्यू। एडविन मॉन्टेग्यू ने ही 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी और जिसके जरिए प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू हुई थी।
तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा कब तैयार की गई थी और किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा एडविन मॉन्टेग्यू के द्वारा 1919 में रूपरेखा तैयार की गई थी। और अगला क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि प्रांतीय विधायिकाओं में सीमित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा के द्वारा लागू की गई थी। अगला हमारा पॉइंट है प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1909, 1919 और 1935 पारित किए गए और 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनाई। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए थे और जिसमें से 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से बन सकता है कि कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी किस कानून के तहत बनाया गया था और कब आया था। तो 1919 में आया था। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। अगला हमारा पॉइंट है विभिन्न कानूनों जो 1909, 1919 और 1935 को पारित करने की प्रक्रिया औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था और 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थीं। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि किस कानून के तहत निर्वाचित विधायिकाएं औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी। तो 1935 के कानून के तहत इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड हमारा पॉइंट है अधिकारों का निराधरण। तो इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेगा वो आपको बताया जा रहा। तो अपने उद्घाटन भाषण में नेहरू ने जनता की इच्छा का हवाला दिया था और कहा था कि संविधान निर्माताओं को जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को पूरा करना है। अगला है पृथक निर्वाचिका का समस्या। तो 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया और पृथक निर्वाचिका का हिमायत में दिए गए इस बयान से ज़्यादातर राष्ट्रवादी भड़क गए थे और सरदार पटेल ने कहा था कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। और ये पॉइंट भी कथन के तौर पर आ सकता है कि पटेल ने कहा था, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे पृथक निर्वाचिका फौरन छोड़ दो। तो ये दोनों पॉइंट कथन के तौर पर भी आ सकते हैं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था पृथक निर्वाचिका के संबंध में। और ये वाला पॉइंट भी कथन के तौर पर आ सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। तो यह भी कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। तो याद रखिएगा। पृथक निर्वाचिका के संबंध में एक और कथन कहा गया था, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। तो यह भी कथन किसके द्वारा कहा गया था? गोविंद वल्लभ भाई पंत के द्वारा कहा गया था। तो यह कथन 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था। और ये वाला भी कथन गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा कहा गया था, खंडित निष्ठा के लिए कोई जगह नहीं। तो गोविंद वल्लभ पंत ने यह कहा था और उन्होंने कहा था कि निष्ठावान नागरिक बनने के लिए लोगों को समुदाय और खुद को बीच में रखकर सोचने की आदत छोड़नी होगी। तो उन्हीं के बारे में ये सारा पॉइंट कहा गया है। ऊपर में ये जो इस टाइप से हाईलाइट किया गया है वो इम्पोर्टेंट है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों वाले एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबके कुचले लोग थे। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि केवल इस प्रस्ताव से काम चलने वाला नहीं है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन कहा गया था एनजी रंगा के द्वारा। और एनजी रंगा किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचार वाले थे। तो ये भी याद रखिएगा। और ये वाला कथन भी उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि उन्हें सहारों की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। तो याद रखिएगा, रंगा ने कहा था यह कथन।
क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। जी नहीं, असली अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। तो यह कथन कहा गया था एनजी रंगा के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एनजी रंगा ने कहा था। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जयपाल सिंह के बारे में। जयपाल ने आदिवासियों और शेष समाज के बीच मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासलों को खत्म करने के लिए बड़ी जज्बाती बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। तो इसमें ज़्यादातर कथन के तौर पर कहा गया है। अगला पॉइंट है हमें हजारों साल तक दबाया गया है। तो यह भी कथन कहा गया था। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा था। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा था कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं पर अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हमें मालूम है कि आपकी बात कैसे मनवानी है। तो ये सारे कथन जे नागप्पा ने कहा था। अगला हमारा पॉइंट है राज्य की शक्तियाँ, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल रहा वो आपको बताया जा रहा। अगला पॉइंट है हमारा संविधान के मसौदे में विषयों की 3 सूचियां बनाई गई थी। पहला है केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पहली सूची विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होने थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं और तीसरी सूची के विषय केंद्र और राज्य दोनों के साझा जिम्मेदार थी। तो याद रखिएगा संविधान के 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दे दिया। तो ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट है केंद्र बिखर जाएगा। तो राज्य के अधिकारों की सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य के संतनम ने पेश की और उन्होंने कहा कि यह दलील एक जीत सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है यह कथन के तौर पर पूछा जा सकता है कि यह घोषणा किसके द्वारा कहा गया था। तो याद रखिएगा अंबेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं और 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र। तो यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था, अंबेडकर के जो द्वारा, या फिर कथन के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। अगला हमारा 5वां टॉपिक है राष्ट्र की भाषा। तो इसमें से देखते हैं कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ये पॉइंट लिया गया है स्टोट 10 से, राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषता होनी चाहिए। तो अपनी मृत्यु के कुछ माह पहले महात्मा गांधी ने भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृतनिष्ठ हिंदी होनी चाहिए और ना ही फारसी निष्ठ उर्दू, यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। तो यह कथन महात्मा गांधी ने मृत्यु से कुछ माह पहले भाषा के प्रश्न पर अपने विचार दोहराते हुए कहा था कि यह हिंदुस्तानी ना तो संस्कृतनिष्ठ होनी चाहिए और ना ही फारसी निष्ठ उर्दू, यह दोनों का सुंदर मिश्रण होना चाहिए। तो यह बोला था उन्होंने अपने विचार में। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी की हिमायत से। तो संविधान सभा के एक शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य R.V. धुलेलकर ने इस बात के लिए पुनर्जोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो याद रखिएगा कि R.V. धुलेलकर ने आवाज़ उठाई थी संविधान सभा में कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। और इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने यह कथन तब कहा था जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते। तो धुलेलकर ने पलटकर कहा था कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। तो ये भी कथन के तौर पर पूछा जा सकता है। अगला हमारा पॉइंट है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में शुरू में मताधिकार केवल संपत्ति रखने वाले पुरुषों को ही दिया गया और फिर पढ़े लिखे पुरुषों को इस विशेष वर्ग में शामिल किया गया।
अगला पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 25 से 28 और सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 एवं समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17 राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्था बनाए रखने का अधिकार भी दिया। तो याद रखिएगा धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति व शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है और समानता के अधिकार अनुच्छेद 14, 16 और 17 और राज्य के सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की गारंटी दी और उन्हें हितैषी संस्थाएं बनाए रखने की अधिकार भी दिया गया। अगला हमारा पॉइंट है चित्र 12.9 से। तो चित्र में दिखाया गया है कि संविधान सौंपते हुए BR अम्बेडकर और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को बधाई देते हुए, और इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला सारा पॉइंट है हमारा काल रेखा से। तो 1945 26 जुलाई ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आती है और दिसंबर और जनवरी भारत में आम चुनाव। तो याद रखिएगा 1945 दिसंबर जनवरी भारत में आम चुनाव। अगला है 1946 16 मई कैबिनेट मिशन अपनी संवैधानिक योजना की घोषणा करती है। 16 जून 1946 मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति देती है। 16 जून 1946 कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है। 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया जाता है। तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का ऐलान किया जाता है। 2 सितंबर 1946 कांग्रेस अंतरिम सरकार का गठन करती है जिसमें नेहरू को उपराष्ट्रपति बनाया गया। अगला है 13 अक्टूबर 1946 तो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल होने का फैसला लेती है। 3 और 6 दिसंबर 1946 तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली कुछ भारतीय नेताओं से मिलते हैं और इस वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकलता। अगला है 9 दिसंबर 1946 तो संविधान सभा के अधिवेशन शुरू हो जाते हैं। तो याद रखिएगा संविधान सभा के अधिवेशन 9 दिसंबर से शुरू होते हैं 1946 में। अब यहाँ पर दिया गया है 1947 का काल रेखा। 29 जनवरी 1947 मुस्लिम लीग संविधान सभा को भंग करने की मांग करती है। 16 जुलाई 1947 अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक होती है। 11 अगस्त 1947 जिन्ना को पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की स्वतंत्रता कराची में जश्न, और ये वाला तो जान ही रहे हैं। 14 और 15 अगस्त मध्य रात्रि 1947 भारत में स्वतंत्रता का जश्न, और 1949 दिसंबर संविधान पर हस्ताक्षर। तो यहाँ पे जितने काल रेखा बताए गए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है। मिलान के तौर पर भी जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जा सकता है कि कौन सी घटना किस वर्ष घटी थी, तो इसे भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। थर्ड क्वेश्चन है संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 210 सदस्य उपस्थित थे। चौथा हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पांचवा हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, तो इनमें से सभी थे पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, AB अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। सातवां हमारा क्वेश्चन है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आठवां हमारा क्वेश्चन है भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को। नौवां क्वेश्चन है कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा के सदस्य थी। तो पहला ऑप्शन है हंसा मेहता, दूसरा ऑप्शन है सरोजनी नायडू, थर्ड है दुर्गाबाई देशमुख। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। 11 क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1946 भारतीय विधानसभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 1946 में हुआ था।
12वां हमारा क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 11 अगस्त 1946 को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे वीवीआई के तौर पर इसे आप मार्क कर लीजिएगा। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देश में तैयार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो याद रखिएगा 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया था। 14वां हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 15वां हमारा क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो इसका आंसर हो जाएगा 389। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां भारत में कितने रियासतें थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 562। 18वां क्वेश्चन है हमारा किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वीएन राव को। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप इसे वीवीआई के तौर पर इसे मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा ये चैप्टर 11 और 12 का मिश्रण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1947 के विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया था? तो पहला ऑप्शन है मार्शल लॉ, मारामारी, रोला या हुल्लड़। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। सेकंड क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो इस सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है सीमांत गांधी। थर्ड क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 को। अगला क्वेश्चन है हमारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में किया गया था। मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो याद रखिएगा मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव 1909 में लाया गया था। 16वां हमारा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1915 को। 8वां हमारा क्वेश्चन है 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई? तो 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। 9वां हमारा क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने। यह क्वेश्चन शायद टीआरई में पूछा जा चुका है। 10वां हमारा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था? तो मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव लाया था। 11वां हमारा क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। 12वां क्वेश्चन है हमारा कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 को आया था। अगला हमारा क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। और पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, इसे भी याद ही रखिएगा वीवीआई के तौर पर। पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। तो इसी प्रश्नों के साथ हमारा यह चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो आप लोग के लिए, और 3 या 4 प्रश्न इससे देखने के लिए मिले एग्ज़ाम में आपको, उम्मीद करते हैं ऐसा। और ये वाला PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इसी चैप्टर के साथ हमारे यह 12th क्लास का भी चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।